हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5A सेलिना फिजिक्स क्लास 9th HSC बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें हैं चैप्टर के बारे में, वो आप जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। अब जाहिर सी बात है, पूरा चैप्टर तो यहाँ मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, जिसकी हेल्प से आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए। तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानने की ज़रूरत है कि बायंट फोर्स क्या होता है, जिसको आप अपथ्रस्ट भी कहते हो, और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, अगर आप इतनी चीज़ें जान जाओगे तो ये न्यूमेरिकल्स आप आसानी से कर लोगे एक्सरसाइज 5A के। ओके, न्यूमेरिकल्स में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या यूनिट में लेनी होगी, वो हम न्यूमेरिकल्स में ही बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इसका बेसिक जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो टर्म बोले हैं। एक है बेटा आपका बायंट फोर्स, ठीक है, बायंट फोर्स, या इसी को आप अपथ्रस्ट भी कहोगे। ठीक है, दूसरा है आपका आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ओके बेटा, ओके। दो चीज़ें हैं, क्या क्या हैं? बायंट फोर्स और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। बेटा, बायंट फोर्स क्या होता है, पहले इस बात को जानो। अगर आप, ठीक है, मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। जैसे मानो आपने एक बहुत बड़ा सा बीकर लिया है। ठीक है, बीकर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, नीचे पानी है। ठीक है, और कोई छोटा सा डिब्बा इसमें तैर रहा है। इस छोटे से डिब्बे को आप लेट कर लो कि ये एयर टाइट कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर समझते हो ना, मतलब ये चारों तरफ से पैक है और इसके अंदर कोई भी हवा नहीं जा सकती है। अंदर जो हवा होगी वो होगी, बाहर से कोई हवा इसमें नहीं जा सकती है। ओके, अच्छा। और आप समझो कि आपने एक प्रेशर लगा करके या एक फोर्स लगा करके इसको अंदर के साइड ढकेला है। कहाँ ढकेला है? अंदर के साइड, ताकि ये पानी के अंदर चला जाए। अब आप इसको थोड़ा अज्यूम करो, अगर आप यही चीज़ प्रैक्टिकली करते हो, आपके घर में बड़ा सा टब होगा। ठीक है, आप उसमें मग्घा ले लो, मग, और उसको ऐसे नीचे की साइड पुश करो, तो आप ये देखना कि आपको नीचे की साइड से भी एक प्रेशर या फोर्स महसूस होगा। यानी अगर आप इस एयर टाइट कंटेनर को नीचे की साइड ऐसे पुश करते हो, तो आप नीचे की साइड, तो आपको नीचे से भी एक प्रेशर या फोर्स महसूस होगा ऊपर की साइड। तो जो प्रेशर या फोर्स आपको महसूस हो रहा है नीचे की साइड से ऊपर की डायरेक्शन में, इसी प्रेशर या फोर्स को आप क्या कहते हो? बायंट फोर्स कहते हो। क्या कहते हो? बायंट फोर्स कहते हो, या इसी को आप कहते हो अप थ्रस्ट। एक बार फिर से समझो, आप अगर किसी चीज को लिक्विड सरफेस के अंदर घुसाने की कोशिश करोगे, समझो मेरी बात, अगर आप किसी चीज को लिक्विड सरफेस के अंदर घुसाने की कोशिश करोगे तो नीचे की साइड से भी आप एक फोर्स महसूस करोगे, और उसी फोर्स को कहा गया है यहाँ पे बायंट फोर्स या अप थ्रस्ट। अप का मतलब तो जानते हो, ऊपर की साइड। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो ऊपर की साइड लगे नीचे की साइड से। ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं? बायंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन लिख लिया जाए तो आप लिखोगे इट इज द फोर्स, it is the force experiences, it is the force experiences by a body, by a body, partially, by a body partially or wholly, or wholly submerged in the liquid, submerged in the liquid, ठीक है, in the
अपवर्ड, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कह रहा है ये एक फोर्स है जो बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा, जो कि बॉडी कुछ या पूरी तरीके से पानी में डूबी हो ऊपर की डायरेक्शन में। यानी अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी या पूरी पानी में डूबी होगी, ठीक है, तो नीचे की साइड से ऊपर की तरफ आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उसी फोर्स को कहा गया है बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट। समझ गए मेरी बात? बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट क्या होता है? सिंपल सा आइडिया लग गया आपको? ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझो। इसके बाद है बेटा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। बायंट फोर्स की को कैसे पता लगाया जाएगा, बायंट फोर्स को कैसे पता लगाया जाएगा, ये हमारा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल बताता है। तो बेटा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या बताता है? कैलकुलेशन ऑफ अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स। दिखाई दे रहा है ना? कैलकुलेशन ऑफ बायंट फोर्स, ये कौन बताता है? हमारा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल बताता है। कैसे क्या होता है अभी बताता हूं। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का बेटा ये स्टेटमेंट है कि जो अपथ्रस्ट महसूस होगा आपको, वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी होगा। सर आपने ये क्या बोल दिया? मैंने कहा जब भी आपकी बॉडी कुछ या पूरी तरीके से पानी में डूबी होगी और आपको जो ऊपर की साइड एक फोर्स या अपथ्रस्ट महसूस होगा, उसकी वैल्यू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगी। सर ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये क्या चीज़ है? आप थोड़ा इस चीज़ को समझा दीजिए। चलिए मैं समझाता हूँ। समझना बेटा, जब आप इस एयर टाइट कंटेनर को नीचे घुसाने की कोशिश करोगे या नीचे लाने की कोशिश करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पानी होगा ना वो डिस्प्लेस होगा, यानी वो अपनी जगह से हटेगा। तो जो उस पानी का वज़न होगा ना, तो जो उस हटे हुए पानी का वज़न होगा, वही आपका क्या देगा? वही आपका बायंट फोर्स की वैल्यू देगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा और डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे लिक्विड सरफेस था, ठीक है, आपकी ये कोई बॉडी थी, आपने इसको ऊपर से फोर्स लगा करके नीचे ढकेल दिया। अब मान लो ये यहाँ पे आ गई है। कहाँ पे? अब मान लो ये बॉडी फोर्स लगाने के बाद नीचे आ गई है यहाँ पे। तो बेटे जो लिक्विड का सरफेस होगा ना, ये ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे लिक्विड था पहले, आप लिक्विड को हटा करके अपनी बॉडी को लाए हो, तो लिक्विड का सरफेस थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब मान लेते हैं कि लिक्विड का सरफेस यहाँ तक चला गया है पूरा, तो जो यहाँ से लिक्विड हटा है ना, इसके वेट के बराबर ही आपका बायंट फोर्स एक्ट करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बेटा इसका स्टेटमेंट क्या होगा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का? यहाँ पे लिखोगे द न्यूमेरिकल, ये तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ द न्यूमेरिकल वैल्यू of upthrust slash buoyant force is equal to the weight of displaced liquid by the partially or wholly submerged part of the body। एक बार फिर से समझो बेटा, कह रहा है जो बायंट फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, वो जो लिक्विड अपनी जगह से हटा है ना, उसके वेट के बराबर होगा। अब लिक्विड हटा किसकी वजह से है? बॉडी का जो हिस्सा पानी के अंदर डूबा था उसी की वजह से तो हटा है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है।
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट स्लैश बायएंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द पार्शियली और होली सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये है इसका स्टेटमेंट, लेकिन इसके लिए बाकायदा एक प्रूफ है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया है बायएंट फोर्स क्या होता है, और बायएंट फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी, वो आपके एक साइंटिस्ट थे आर्चिमिडीज, उन्हीं के नाम पे एक प्रिंसिपल आया आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, और उन्होंने ये चीज़ें बताई। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए इस पेज को हटा देते हैं, इस पेज का कोई काम नहीं है, आप बेसिक सीख गए हैं क्या क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक्सप्रेशन से पहले कुछ बातें और जान लीजिए, बायएंट फोर्स के ही बारे में है। ठीक है, बायएंट फोर्स स्लैश अप थ्रस्ट। ओके बेटा, अच्छा समझना अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 केस मैं बताने जा रहा हूँ। केस नंबर 1, ये मान लो आपका लिक्विड सरफेस है। ठीक है, ये मान लो आपका एयर टाइट कंटेनर है, इसका वज़न है W, इसका वज़न क्या है W है, और नीचे से मान लो जो अपथ्रस्ट लग रहा है पानी के द्वारा वो लग रहा है FA। ठीक है, या F1 लिख लो, FA ना लिखो करके F1 लिख लो, चलो ज़्यादा आसानी रहेगी। F1 नाम दिया है। ठीक है, ऊपर से वज़न लग रहा है W, नीचे से लग रहा है F1। ठीक है, देखो अगर ये इस कंडीशन में है, इसका मतलब ये है कि जो एयर टाइट कंटेनर का जो वज़न है ना वो इतना कम है कि पानी के अंदर आपका एयर टाइट कंटेनर घुस ही नहीं पाया, आ ही नहीं पाया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो F1 है ना उसकी वैल्यू W से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, F1 इज़ ग्रेटर दैन W। F1 अगर ग्रेटर दैन W है, यानी अगर बायएंट फोर्स वेट ऑफ द बॉडी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी बॉडी तो फ्लोट होगी लेकिन वो सरफेस पे ही रहेगी, उसका सिर्फ ज़रा सा हिस्सा पानी के नीचे रहेगा, या ऐसा मान लो कि सिर्फ पानी को टच करेगा। ठीक है, तो देखो बॉडी विल फ्लोट, बॉडी फ्लोट तो करेगी, एंड नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ इट विल बी अंडर लिक्विड। समझ गए ना, बॉडी आपकी फ्लोट तो करेगी लेकिन उसका ना के बराबर हिस्सा सिर्फ पानी के नीचे रहेगा। समझ गए। दूसरा केस देखो क्या है, दूसरा केस है बेटा, लिक्विड सरफेस ये है, आपकी बॉडी पानी सरफेस के नीचे आ गई, नीचे से फोर्स लग रहा है F2, ऊपर से एयर टाइट कंटेनर का वज़न लग रहा है W। अगर ये पानी के नीचे आ गई, इसका मतलब ये है कि इस केस में जो आपका बायएंट फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी है ना वो बराबर हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे बॉडी विल फ्लोट, बॉडी अभी भी फ्लोट हो रही है, बॉडी डूबी नहीं है, अगर डूबी होती तो नीचे आ जाती। ठीक है ना, बॉडी विल फ्लोट एंड ऑल लिख लो, एंड ऑल पार्ट ऑफ इट विल बी submerged अंडर वाटर। इस केस में क्या है, अगर आपका बायएंट फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी बराबर हुआ तो बॉडी तो आपकी अभी भी फ्लोट करेगी लेकिन उसका कोई भी हिस्सा पानी के ऊपर नहीं रहेगा, सारा का सारा हिस्सा पानी के नीचे हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे सारा का सारा हिस्सा पानी के ऊपर था, कोई भी हिस्सा पानी के नीचे नहीं था, बॉडी यहाँ पर भी फ्लोट कर रही थी। ठीक है, थर्ड केस देखो, ये आपका लिक्विड का सरफेस है, बॉडी आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ऊपर से लग रहा था, मतलब इसी का बॉडी का वज़न लग रहा था W, और पानी की तरफ से लग रहा था F3 यानी बायएंड फोर्स। तो अगर ये नीचे आ गई है बॉडी, तो इसका मतलब क्या है, बायएंड फोर्स बहुत कम रहा होगा वेट ऑफ द बॉडी के मुकाबले, तभी तो इसको रोक नहीं पाया बॉडी को, बॉडी जाके नीचे डूब गई है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो आपका वेट ऑफ द लिक्विड है ना, ये ज़्यादा होगा बायएंड फोर्स के। तो इस केस में क्या कंक्लूजन निकलेगा, बॉडी विल सिंक। बॉडी क्या होगी बेटा, बॉडी आपकी डूब जाएगी। ठीक है, एंड जब डूब गई तो जाहिर सी बात है सारा का सारा हिस्सा पानी के नीचे ही होगा, या लिख दो बॉडी विल सिंक एंड होल WHOLE होगा, होल पार्ट ऑफ इट विल बी सबमर्ज्ड, और उसका सारा का सारा हिस्सा क्या हुआ बेटा, डूब गया। ओके, समझ में आया अच्छे से। ये आपके 3 केस थे बायएंड फोर्स के, जो कि आपको जानना जरूरी था। बॉडी कब फ्लोट करेगी, फ्लोट करने के भी 2 केस हैं, एक लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी, एक लिक्विड सरफेस के नीचे फ्लोट करेगी, और एक पूरी तरीके से डूब जाएगी। ये 3 केस हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये सब न्यूमेरिकल करने में बहुत काम आएंगे। ओके, चलिए अब एक रिलेशन है बेटा, उसको जानना ज़रूरी है, उसको मैं करवाऊंगा पूरा ड्राइव। चलिए इसको करते हैं पहले, फिर कुछ बातें और जानेंगे, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, देखो रिलेशन ठीक है, या रिलेशन कह लो या कह लो डेरिवेशन ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। डेरिवेशन ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, ये रिलेशन किसका किसका रहेगा, लिख लो, रिलेशन ऑफ अपथ्रस्ट या बायएंड फोर्स कह लो, रिलेशन ऑफ अपथ्रस्ट एंड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। एक ही क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट कह देगा कि डेरिवेशन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को ड्राइव करो, उसका क्या स्टेटमेंट है, वो कैसे कैसे आ रहा है, या तो उसी को थोड़ा सा विस्तार में दे देगा कि अपथ्रस्ट और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी का रिलेशन निकालो। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको एक ही डेरिवेशन करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आसान है समझना, टफ नहीं है। देखो साइड में देख लो, मान लो आप एक बड़ा सा कंटेनर लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक मान लो आपका लिक्विड भरा हुआ है। ओके, अच्छा, आप एक अंदर छोटा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन मान लो, यहाँ पे लेट मान लिया आपने कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ऑल्दो सिर्फ आपने लेट किया है, अंदर पानी ही भरा है, लेकिन पानी में से हमने एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन मान लिया डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब देखो 2 पोर्शन है, एक ऊपर वाला पोर्शन है सिलेंडर का, एक नीचे वाला पोर्शन है। सिलेंडर के ऊपर वाले पोर्शन पे आपने मान लिया कि प्रेशर लग रहा है पानी के द्वारा P1, ठीक है, और नीचे मान लिया कि प्रेशर लग रहा है पानी के द्वारा P2। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी यहाँ से प्रेशर लगाए, पानी यहाँ से भी लगाएगा, यहाँ से भी लगाएगा, हर तरफ से लगाएगा, तो एरो पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बस ऐसा समझ लो कि लिक्विड ये वाले पोर्शन पे P1 प्रेशर लगा रहा है, अंदर लिक्विड ही भरा है ना, और ये वाले पोर्शन पे क्या लगा रहा है, P2 प्रेशर लगा रहा है। अच्छा, लिक्विड का जो प्रेशर होता है बेटा, उसके लिए एक बाकायदा फार्मूला होता है जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा।
फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, यही होता है ना। तो चलिए मैं दोनों पोर्शन पे आपका लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस पोर्शन को मान लो तुम ए, अच्छा ए मत मानो, चलो अच्छा लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को मान लो तुम क्या मानोगे, 0.1 मान लो, इस पॉइंट को 0.2 मान लो, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रेशर एट 0.1। 0.1 में क्या प्रेशर होगा बेटा, 0.1 में प्रेशर तो P1 लग रहा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, H1 इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में ग्रेविटी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो जान लो कि प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर, अगर लिक्विड कोई किसी चीज़ पर प्रेशर अप्लाई करता है तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, हाइट क्या है यानी सरफेस के कितना नीचे है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, और ग्रेविटी वहाँ पर कितनी लग रही है, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, ये जो हाइट है ना आपकी, ये हाइट होगी H1, हाइट हमेशा सरफेस से नापी जाती है, और ये जो हाइट है यहाँ तक की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस हाइट को मान लो H2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिखोगे आप प्रेशर एट 0.2, प्रेशर एट 0.2, ठीक है, हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू H2 इंटू में रो इंटू में G। क्लियर है अच्छे से, ओके। अच्छा अब इसके बाद समझना, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो कि नहीं, सिलेंडर देखा है, सिलेंडर का जो ये गोल वाला एरिया होता है ना, जैसे ये पेन भी मान लो, ये पेन भी क्या है, एक तरीके का सिलेंडर शेप का है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी क्या है एक तरीके का, नीचे मत जाओ, नीचे तो थोड़ा सा शेप डिस्टॉर्ट हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है आपका सिलेंडर पोर्शन का है ना। तो सिलेंडर का जो एरिया होगा यानी ये वाला एरिया, इसको आप कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपने सिलेंड्रिकल पोर्शन माना है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कह देंगे कि मान लीजिए वो ए है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ऑफ सिलेंडर, आपने क्या मान लिया, उसको कह दिया कि वो ए है, ठीक है। अच्छा अब बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया, पढ़ा था ना, क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, एरिया को इधर भेज देंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया, यही तो आएगा ना। अच्छा यानी हमको प्रेशर तो पता चल गया है कि P1 पोजीशन 1.1 पर क्या प्रेशर है और 0.2 पर क्या प्रेशर है, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पे अप थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, यानी हमको फोर्स निकालना है। प्रेशर पता है, अगर इन दोनों में हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन दोनों में एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको फोर्स भी पता चल जाएगा कि 0.1 पर क्या फोर्स होगा और 0.2 पर क्या फोर्स लग रहा है पानी के द्वारा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा तो यहाँ पे आप लिखोगे फोर्स एट 0.1 पर क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा यानी F1 फोर्स एट 0.1 हो जाएगा P1 इंटू में A, और इसी तरीके से यहाँ भी लिख लो फोर्स एट 0.2, फोर्स एट 0.2, F2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर एट 0.2 इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों में सेम होगा क्योंकि हम सेम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। जब सेम सिलेंडर है तो जाहिर सी बात है दोनों का एरिया भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर A1 और A2 मत लिख देना, ठीक है, ये गलती मत करना। अच्छा F1 क्या हो जाएगा फिर, P1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखो, H1 एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, H1 रो
जी ए। ठीक है, यहाँ पे F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 इंटू ए था, P2 की वैल्यू क्या है H2 रो जी ए। ठीक है, अब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तभी हमको क्या पता चलेगा, तभी हमको नेट अपथ्रस्ट पता चलेगा कि इस पूरे सिलेंडर पे कितना अपथ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, एक चीज़ और समझना बेटा। ठीक है, P1 और P2 में बड़ा कौन होगा, ये बताओ ज़रा। P1 और P2 में बड़ा कौन होगा? देखो, सिर्फ हवा में बात नहीं करनी है, थोड़ा सा लॉजिकल आंसर देना है। इसमें भी रो है, इसमें भी रो है, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें भी ग्रेविटी है, इसमें भी ग्रेविटी है। इसमें हाइट H1 है, इसमें हाइट H2 है। जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। H1 इतना सा है, H2 इतना सा है, इसका मतलब हाइट 2 ज़्यादा है, H2 ज़्यादा है। जब H2 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर पॉइंट 2 पर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी H2 ज़्यादा है, यानी फोर्स एट पॉइंट 2 ज़्यादा होगा। यानी अगर हम नेट अपथ्रस्ट निकालेंगे तो F2 माइनस F1 करेंगे, ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नेट अपथ्रस्ट या नेट बाय एंड फोर्स, कुछ भी कह सकते हो। नेट अपथ्रस्ट लिख रहा हूँ मैं, नेट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लिखोगे F2 माइनस में F1। समझ में आ रहा है? अब चलो वैल्यू रखो। F2 की वैल्यू क्या है, H2 रो जी ए माइनस में F1 की वैल्यू क्या है बेटा, F1 की वैल्यू है H1 रो जी ए। दिखाई दे रहा है ना बेटा? अच्छा, इसके बाद समझना, दोनों में कॉमन क्या है, देखो रो कॉमन है, जी कॉमन है, ए कॉमन है, H2 माइनस H1 हो जाएगा, कॉमन लिया है। ठीक है, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 यानी H2 में से अगर H1 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइट ऑफ द कंटेनर मिलेगा। और हाइट ऑफ द कंटेनर को आप यहाँ पे मान लो h है, क्या है, h है। समझ रहे हो ना? अरे भैया H2 में से H1, H2 इतना सा है, H1 इतना सा है, इतने में से इतना माइनस करोगे तो आपको इतना मिलेगा। यानी हाइट ऑफ द कंटेनर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, उसको आपने h मान लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका रो जी ए इंटू में H2 माइनस H1, अभी मैंने बताया ये h होगा, हाइट ऑफ द कंटेनर h होगा, में रख लो, आसान होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना। अब देखो, फिजिक्स और मैथ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो आपकी मैथ में थोड़ा कमांड होना चाहिए, तो फिजिक्स आपको अपने आप आ जाएगी। अब बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में हाइट जब करते हो ना तो हमको मिलता है वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने एरिया एंड वॉल्यूम सरफेस वाला जो चैप्टर था क्लास 8 में या क्लास 7 में आपने रहा होगा, आई डोंट नो, वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा कि किसी भी सरफेस का अगर क्रॉस सेक्शन लो और उसको उसी सरफेस के हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, एरिया इंटू एच हो जाएगा वॉल्यूम, रो आपका रहेगा ही, रो का मतलब ग्रेविटी, और सॉरी माफ़ करिएगा, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी का मतलब ग्रेविटी। ठीक है ना? अब देखो, यानी नेट अपथ्रस्ट या नेट बाय एंड फोर्स जो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन पर लगेगा वो कितना आ गया, वो आपका आ गया वी रो जी। क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जो भी आपका फुली सबमर्ज्ड होगी पानी के नीचे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसके अंदर वो डूबी होगी, और ग्रेविटी तो अर्थ लगाती है, उसका पानी और हवा से लेने ही देना नहीं है। ठीक है ना? नेट अपथ्रस्ट आया है आपका वी रो जी। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेट अपथ्रस्ट, ठीक है, जो यहाँ पे निकाला था, नेट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, वी है, आपने वी लिखा, वी का मतलब वॉल्यूम इनटू में, और सॉरी माफ़ करिएगा, इनटू लिखेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बन गया, वी इनटू में, रो का मतलब क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, तो मास लिखा आपने, अपॉन में वॉल्यूम लिख दिया। ठीक है, इनटू में ग्रेविटी लिख दिया।
समझो, नेट अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो कि डूबा होगा पानी के नीचे, ग्रेविटी, ठीक है, माफ करिएगा डेंसिटी, रो का मतलब डेंसिटी और जी का मतलब ग्रेविटी। डेंसिटी को हमने अगेन ब्रेक कर लिया। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास अपॉन में वॉल्यूम हमने यहाँ पे रख दिया, इनटू में जी कर दिया है। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है बेटा वेट के बराबर, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नेट अपथ्रस्ट या नेट बायंट फोर्स जो आ गया, इस नेट अपथ्रस्ट को मैं बायंट फोर्स लिखने जा रहा हूँ। तो जो आपका बायंट फोर्स आया है ना यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे बायंट फोर्स आया है वो आपका हो गया m इंटू जी के बराबर, लिख देता हूँ m इंटू जी के बराबर। और मास इंटू ग्रेविटी होता है वेट के बराबर। वेट किसका, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे लिख दो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। समझ में आ रहा है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट किसका बेटा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। तो एट द एंड हमने क्या किया बेटा, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का जो बेसिक सा स्टेटमेंट था कि जो बायंट फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी के बराबर होगी, उसको यहाँ पे प्रूव कर दिया। लेकिन प्रूफ देखो कितना लंबा था। आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए, इससे आपका लॉजिक बिल्ट होगा, आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मान लो सिर्फ इसको रट लिया या इसको रट लिया तो आप पक्का न्यूमेरिकल में फंस जाओगे, मेरी बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको ये पूरा प्रोसेस पता रहा कि कैसे कैसे आया है, कैसे कैसे सर ने बताया था, तो आप न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो फाइनल स्टेटमेंट है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का वो ये है, समझ रहे हो, कि जो बायंट फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगी। ओके, समझ में आया। चलिए इसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, लिखा है अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वे 5 किलोग्राम फोर्स इन एयर, it is completely immersed in a liquid of density 1.8 into 10 to the power 3 kg per meter cube, sorry. Find the upthrust due to liquid and the weight of the body in liquid. आसान क्वेश्चन है बेटा, इस चीज़ को समझेंगे। सॉल्यूशन देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है। वॉल्यूम दिया है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है, हम सब चीज़ को ज़्यादातर एसआई यूनिट में ही लेके चलेंगे, ठीक है, वो होती है मीटर क्यूब। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, 1 सेंटीमीटर में, अगर मैं थोड़ा सा आपको रफ में बताऊँ तो यहाँ समझ लो कि 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में मान लो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 100 को इधर शिफ्ट कर देंगे अपॉन में, तो 1 अपॉन में 100 मीटर हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में हो गए 1 अपॉन में 100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 1 अपॉन में 100 मीटर का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। यानी जो सेंटीमीटर लिखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हो आप 1 अपॉन में 100 मीटर का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 100 इंटू में 1 अपॉन 100 m की पावर 3 होगा, तो 1 अपॉन 100 इंटू में 1 अपॉन 100 इंटू में 1 अपॉन 100 और m की पावर 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बेटा। अच्छा, 2 0 से 2 0 कटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 10,000 को आप 10 की पावर 4 भी लिख सकते हो मीटर क्यूब में, क्योंकि 4 0 है तो 10 की पावर 4 कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 और ये मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका इंडिसिस का लॉ है या एक्सपोनेंट कह लो, ठीक है। जैसे 1 अपॉन 10 की पावर 4 है ना, अब ये 10 की पावर 4 ऊपर लिखना चाहते हैं अगर हम, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ठीक है ना। डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है ज़रा बताइए,
1.8 इंटू 10⁻³ kg, m की पावर -3 ना, तो इसको नीचे भी लिख सकते हो m⁻3। ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। अब देखो, अभी जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? अपथ्रस्ट F क्या बताया था बताओ? V था वॉल्यूम, फिर रो था डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें आपकी बॉडी डूबी होगी, और फिर G था, यही था ना। वॉल्यूम कितना आया है देखो, 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। यूनिट भी साथ साथ लिखते चल रहा हूँ, यूनिट भी साथ ही साथ लिखता चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ठीक है, डेंसिटी कितना है? इतना है 1.8 इंटू में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये G की वैल्यू को आप G ही रखोगे। G की वैल्यू अगर रख दोगे तो फोर्स आपको न्यूटन में मिलेगा, लेकिन जो आपके बुक में दिया है वो दिया है आपका kgf में। ये भी एक यूनिट होती है फोर्स की, किलोग्राम फोर्स। और अगर किलोग्राम फोर्स में चाहिए तो हम G की वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है ना, समझ लो, अगर G की वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर न्यूटन में मिलेगा, अगर G की वैल्यू नहीं रखोगे तो आपको किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स में मिलेगा। यहाँ किलोग्राम है तो किलोग्राम फोर्स मिलेगा, अगर ग्राम होता तो ग्राम फोर्स में मिलता। ठीक है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा। ठीक है, अब देखो ये 1.8 10⁻⁻4 है और 10⁻³ है, -4 + 3 मिलके क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 हो जाएगा ना, समझते हो ये चीज़ तो हो जाएगा 1.8 अपॉन में 10⁻⁻1 को आप नीचे भी लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो ना, अपॉन में 10 करके। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, एक 0 और बढ़ जाएगा। आंसर कितना आया? 18 अपॉन में 100, नीचे 2 0 है, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.18 किलोग्राम फोर्स। ये आपका आ गया अपथ्रस्ट, जो कि आपके पार्ट नंबर 1 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। क्या पूछ रहा है? वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। दो ही होता है, या तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर होगा या तो वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड होगा। तो ये होता है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस में जो आपका अपथ्रस्ट आया है। एयर में आपकी बॉडी का कितना वजन है और माइनस में अपथ्रस्ट, वो आपको देगा वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। एयर में कितना वजन था देखो, यहाँ पे दिया था 5 किलोग्राम फोर्स, माइनस में अपथ्रस्ट कितना आया है 0.18 किलोग्राम फोर्स। 5 में से 0.18 माइनस करो, माइनस कर लोगे, करके दिखा दूँ, देखो करके दिखा देता हूँ। अब देखो 5.00 लिखोगे, उसके बाद 0.18 लिखोगे, ऐसे माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि 0.18 में पॉइंट के बाद 2 गिनती थी, तो 5 में भी पॉइंट के बाद 2 गिनती होनी चाहिए। 2 गिनती लाने के लिए हमने क्या किया, 5.00 कर दिया, माइनस कर लो। आंसर कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 7, ये हो जाएगा 4। 1 मिनट, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8 ना कि 7। ठीक है, आंसर कितना आएगा 4.82 किलोग्राम फोर्स। ओके, कितना आ गया 4.82 किलोग्राम फोर्स। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया? ओके, चलो इसके बाद देखो, लिखा है अ बॉडी वे 450 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 310 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर। क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी एंड द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, पहले सेकेंड और थर्ड पार्ट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। आसान ही तीनों, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, पहले आपको जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लो। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 450 ग्राम फोर्स, और वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड भी दिया हुआ है, या वाटर कह लो जब कंप्लीटली इमर्स्ड है, कितना दिया है 310। पहले मैं सेकेंड वाला कर रहा हूँ। ठीक है,
लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, लॉस इन वेट, ठीक है, ऑफ द बॉडी। तो ये होता है बेटा वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस में वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर या लिक्विड। ओके, एयर में कितना है 450 है, इसमें से 310 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा 140 ग्राम फोर्स। यानी 140 ग्राम फोर्स का लॉस हुआ है जब बॉडी आपकी वाटर में है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है बेटा, अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी। क्या पूछा गया है, अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी। अब एक चीज़ समझना बेटा, जितना आपके बॉडी के वज़न में कमी आएगी ना उतना ही अप थ्रस्ट ऊपर के साइड लग रहा है। समझ रहे हो, ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका जितना वज़न में कमी आएगी, जैसे यहाँ पे एयर में वज़न था 450 ग्राम फोर्स, वाटर में था 310 ग्राम फोर्स लिख लो। तो जो आपका बॉडी के वेट में जो कमी आएगी ना उतना ही अप थ्रस्ट लगेगा। बॉडी के वेट में अगर कमी 140 ग्राम फोर्स की आ रही है तो ऊपर की साइड अप थ्रस्ट भी कितना लगेगा 140 ग्राम फोर्स। क्लियर है। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट कर लिया आपने, सेकेंड और थर्ड पार्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट के लिए आप अप थ्रस्ट का फॉर्मूला लगा दो। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू V रो एंड G। ओके, अब थ्रस्ट कितना है यहाँ पे 140 है। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता करना है बॉडी का, V लिख लीजिए। रो होता है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे लिक्विड क्या दिया गया है वाटर। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे हम ग्राम फोर्स ले रहे हैं ना, इसलिए वाटर की डेंसिटी भी हम कौन सी लेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली, तो वो होती है 1। यहाँ पे चाहो लिख लो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बताइए ज़रा। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है अगर ग्राम में ले रहे हो तो, और अगर किलोग्राम में लोगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे अब थ्रस्ट ग्राम फोर्स में लिया है तो डेंसिटी भी हम किस में लेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, और ये जी को आप जी एज इट इज़ रखा रहेंगे। ठीक है, ये कट पिट के 1 इधर जाएगा, जी को हम जी ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम फोर्स है। कट पिट के आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर क्यूब। 1 इधर गया, जी की कोई हैसियत है नहीं क्योंकि आपका जो फोर्स है वो भी ग्राम फोर्स में है, तो ग्राम से ग्राम तो कट ही जाएगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा, सेकेंड वाले का आंसर 140 ग्राम फोर्स हो जाएगा, थर्ड वाले का आंसर भी 140 ग्राम फोर्स हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। लिखा है यू आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो आयरन बॉल ए ऑफ वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास 12 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे 2 अलग अलग केस दिए हैं, तो 2 अलग अलग केस हम मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक बॉल दी है ए, ठीक है, जिसका वॉल्यूम दिया है आपको 15 सेंटीमीटर क्यूब, और जिसका मास दिया है कितना 12 ग्राम, और एक बॉल दी है आपको बी, ठीक है, और जिसका मास कितना दिया है, अच्छा बॉल बी का मास भी कितना है 12 ग्राम है। ठीक है, बोथ आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेंट इन अ लार्ज टब। दोनों को कहाँ रखा गया है बेटा, वाटर की सरफेस पे, यानी इसको भी ऐसे रखा गया है थोड़ा सा, और इसको भी ऐसे रखा गया है, बॉल बी को भी रखा गया है। ये बॉल आपका ए है और ये बॉल आपका बी है। ठीक है, अच्छा डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन कितना दिया है लिखना यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ
आयरन कितना दिया है बेटा, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चाहे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखो, चाहे ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 लिखो, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल, दोनों बॉल पे अपथ्रस्ट लगाना है। अच्छा, अपथ्रस्ट का तो फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए, पहले बॉल बी पे पता कर रहा हूँ। ठीक है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू में ग्रेविटी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और चीज़ देख लो, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया होगा मैंने, और नहीं पढ़ाया है तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम को इधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डेंसिटी को इधर ले आएंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसकी जगह ये रखेंगे मास अपॉन में डेंसिटी। मास कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है। डेंसिटी कितनी दी है आयरन की, 8 दी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, फिर रो आ गया, रो होता है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी क्या दी है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड कौन सा दिया है। लिक्विड यहाँ पे वाटर दिया है देखो, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करें। इसकी डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ली है तो वाटर की डेंसिटी भी हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। ठीक है, ऊपर लिख लो चाहे डेंसिटी ऑफ वाटर, कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस जी को जी ही रखे रह देंगे क्योंकि हमें ग्राम फोर्स में आंसर चाहिए अपना। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1.5 ग्राम फोर्स। ओके, समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, यहाँ पर वज़न कितना है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे अपथ्रस्ट कितना है, 1.5 ग्राम फोर्स। इस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, अच्छा इस बॉडी का मास दिया है, वेट नहीं दिया है, समझना। ठीक है, तो यहाँ पे वेट हो जाएगा आपका, जो 12 लिखा है ना यही रहेगा, बस इसके आगे ग्राम फोर्स लग जाएगा। समझो, पहले कोई भी बॉडी सिंक यानी डूबेगी या फ्लोट करेगी, ये कैसे पता चलता है, बॉडी के वेट और बॉडी के अपथ्रस्ट को हम कंपेयर करते हैं। अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा वेट से तो बॉडी तैरेगी यानी फ्लोट करेगी पानी में या कोई भी लिक्विड में, और अगर कहीं वेट आपका ज़्यादा हो गया अपथ्रस्ट से तो बॉडी डूब जाएगी। अब देखो, कंपेयर करो ज़रा, अपथ्रस्ट यहाँ पे 1.5 ग्राम फोर्स है और वेट कितना है, मास दिया था आपका 12 ग्राम, उसको हम वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, अगर ग्राम में दिया रहता है तो 12 ग्राम फोर्स। अगर मान लीजिए यहाँ 12 kg दिया होता तो 12 kgf हो जाता वेट। ठीक है, वेट आपका 12 है, फोर्स आपका 1.5 है, यानी वेट आपका ज़्यादा है अपथ्रस्ट से, तो बॉडी क्या होगी, डूब जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे एज W इज ग्रेटर देन F, देयरफॉर बॉडी, या बॉल बी कह सकते हो, बॉडी या कह दो बॉल बी विल सिंक, बॉल बी क्या होगी, सिंक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था ना विच बॉल विल सिंक, तो आंसर होगा बॉल बी। फाइंड अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल, तो हमने बॉल बी पे तो अपथ्रस्ट पता लगा लिया है, अब बॉल ए पर भी पता लगा लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बॉल ए पर अपथ्रस्ट कैसे पता लगाएंगे ज़रा बताइए। वॉल्यूम दिया है, फॉर्मूला लगाएंगे अपथ्रस्ट वाला, वॉल्यूम इनटू में रो इनटू में जी। वॉल्यूम कितना दिया है, 15 दिया है, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो दिया है, और इनटू में जी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 ग्राम फोर्स। ये कितना आ गया, ये आपका आ गया अपथ्रस्ट किस पे, बॉल ए पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपथ्रस्ट है 15 ग्राम फोर्स,
और बॉडी का वज़न कितना हो जाएगा, मास तो दिया है 12 ग्राम, तो वज़न कितना हो जाएगा, वेट 12 ग्राम फोर्स। यहाँ पे अपथ्रस्ट 15 है, बॉल ए का जो वेट है वो 12 है, यानी अपथ्रस्ट ज़्यादा है, यानी नीचे से वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जब नीचे से ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो बॉल को डूबने ही नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या करेगी, बॉल ए विल फ्लोट, बॉल ए फ्लोट होगी और बॉल बी डूब जाएगी। अगर अपथ्रस्ट वेट से ज़्यादा है तो बॉल फ्लोट होगी, अगर अपथ्रस्ट वेट से कम है तो बॉल डूब जाएगी। और अगर कहीं कहीं ये भी हो जाता है कि अपथ्रस्ट और बॉडी का वेट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में भी बॉडी आपकी फ्लोट करती है, लेकिन अंडर द वाटर फ्लोट करती है, पानी के नीचे। या तो ऐसा समझो कि जो बॉडी का अपर सरफेस होता है ना, वो बस पानी को टच करता रहता है, पानी के बाहर नहीं रहता। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 5000 kg per meter cube weigh 0.5 kgf in air. It is completely immersed in water of density 1000 kg per meter cube. Calculate the apparent weight of the solid in water. आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सॉलिड की डेंसिटी कितनी दी है, सॉलिड की, ठीक है, डेंसिटी कितनी दी है आपको, 5000 kg, ठीक है, पर मीटर क्यूब। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, इसके बाद समझना वाटर की डेंसिटी कितनी दी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और सॉलिड का एयर में वज़न कितना दिया है, 0.5 kgf। आपसे क्या पूछ रहा है, अपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर, यानी सॉलिड का वाटर में वज़न कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो किसी भी सॉलिड का लिक्विड के अंदर वज़न कितना होता है, उस सॉलिड का जो एयर में वज़न होगा माइनस कर देंगे उसमें से अपथ्रस्ट, यही तो होता है ना, पीछे बता के आया हूँ। अगर सॉलिड का वज़न आपसे वाटर में पूछ रहा है तो सॉलिड का वज़न आप एयर में लोगे, उसमें से माइनस कर दोगे आप अपथ्रस्ट। तो एयर में क्या वज़न है ये तो हमको पता है, यहाँ पे हम अपथ्रस्ट निकाल लें तो ये पूरी चीज़ पता चल जाएगी हमको, ठीक है। अच्छा चलिए अपथ्रस्ट निकालते हैं। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अपथ्रस्ट एक तरीके का फोर्स है जो ऊपर की साइड लगता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू में जी, यही तो होता है ना। अच्छा, बॉडी का वॉल्यूम जो है यहाँ पे हमको नहीं पता है, तो बेटा वॉल्यूम के लिए एक और फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला। साइड में बता देता हूँ, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालो तो क्या निकलेगा, डेंसिटी को इधर ले आओगे वॉल्यूम की जगह पे, वॉल्यूम को डेंसिटी की जगह पे भेज दोगे तो m/d हो जाएगा, यानी मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक है। यानी वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन में डेंसिटी। बॉडी का मास दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.5। अब एक चीज़ और समझना, जो सॉलिड था उसका डायरेक्ट मास नहीं दिया था, वज़न दिया था 0.5 kgf। तो यहाँ से आप मास भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि मास कितना होगा, 0.5 kg होगा, ठीक है। मास लिखा अपॉन में, डेंसिटी कितनी है सॉलिड की, 5000 है, लिख दो 5000, इनटू में रो, इस वॉल्यूम की जगह पे मास अपॉन डेंसिटी लिखा है, मास है 0.5, डेंसिटी है 5000। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, वो कितना दिया है, 1000 दिया है, लिख दो 1000, और इनटू में जी को हम जी ही रखेंगे, क्योंकि अगर जी की वैल्यू लिख देंगे तो हमको फोर्स किस में मिल जाएगा, न्यूटन में मिल जाएगा। हमको न्यूटन में तो चाहिए नहीं, हमको kgf में चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आया, 0.5 अपॉन में 5, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, आंसर कितना आया 1 अपॉन में 10।
इसको और सॉल्व करोगे तो एक गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लग जाएगा, आंसर कितना आएगा 0.1 किलोग्राम फोर्स। ओके, अब लिख लो, आंसर आ जाएगा। देखो एयर में वज़न कितना था, 0.4 था, माफ़ करिएगा, एयर में वज़न कितना था सॉलिड का, 0.5 kgf था। अब थ्रस्ट कितना आया है, 0.1 kgf आया है। 0.5 में से 0.1 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा 0.4 kgf आ जाएगा। यानी सॉलिड का वाटर में वज़न कितना होगा, 0.4 kgf होगा। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख रहे हो आसान था ना, टफ कोई चीज़ नहीं होती, बस आप समझो अच्छे से। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 2 spheres A and B each of volume 100 सेंटीमीटर क्यूब आर प्लेस्ड ऑन वाटर, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, छोटा सा लिखा है। द स्फीयर ए इज़ मेड ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द स्फीयर बी इज़ मेड अप ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा क्या क्या गया है, वेट ऑफ ईच स्फीयर पूछा गया है, अब थ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर पूछा गया है, और पूछा गया है विच स्फीयर विल फ्लोट। आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझेंगे। 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है। दोनों का वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम भी कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दोनों की डेंसिटी दी हुई है। स्फीयर ए बना है वुड का और स्फीयर बी बना है आयरन का, तो आयरन और वुड की डेंसिटी भी दी है। ठीक है, तो एज डेंसिटी, ए की डेंसिटी कितनी दी हुई है बेटा, 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बी की डेंसिटी कितनी दी हुई है, 20 डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पहले तो बेटा हम अपथ्रस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि अपथ्रस्ट दोनों के केस में सेम होगा, ऑल्दो सेम नहीं होगा लेकिन जो वाटर लगाएगा वो सेम होगा। ठीक है, देखो अपथ्रस्ट कैसे निकालेंगे, एफ वो होता है वी यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू में रो का मतलब जिस लिक्विड में ये डाले गए हैं, और इनटू में जी। कहाँ प्लेस किए गए हैं, कौन से लिक्विड में, वाटर में। वॉल्यूम 100 है, ठीक है ना। वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, और ग्राम को आप ग्राम ही रखेंगे, क्योंकि अगर जी की, माफ़ करिएगा ग्राम कह रहा हूँ, जी ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी को आप जी ही रखेंगे, क्योंकि अगर आपने जी की वैल्यू रख दी 9.8 या 10 तो आंसर आपका एफ का अब थ्रस्ट का वो न्यूटन में मिलेगा। हमको न्यूटन में नहीं चाहिए, हमको चाहिए ग्राम फोर्स में। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 100 ग्राम फोर्स। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में से कर लो। यानी जो अपथ्रस्ट आया है वो 100 ग्राम फोर्स आया है। ये अपथ्रस्ट आपका एक बेसिक अपथ्रस्ट है, दोनों में अलग अलग लगेगा, कितना लगेगा देखना अभी। अब बात आती है कि दोनों का हम पहले वज़न निकालें। अपथ्रस्ट हमने निकाल लिया, ये हमने बेसिक अपथ्रस्ट निकाला है, दोनों पे अपथ्रस्ट अलग अलग होगा। देखो कैसे, अच्छा वज़न निकालना है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, यही तो होता है। अच्छा, अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे मास नहीं दिया है, लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है। वॉल्यूम और डेंसिटी की हेल्प से आप मास पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, देख लो, बता देता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या दिया है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा ना। यानी अगर मास चाहिए और हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मास पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास हमको रखना है, मास की वैल्यू, तो क्या करेंगे, डेंसिटी और वॉल्यूम को रख देंगे। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और इस जी को जी ही रखेंगे। ठीक है ना, तो एट द एंड आपका जो वेट है
वो किस में आ जाएगा, जब जी की यानी ग्रेविटी की जगह पे हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। अच्छा, इस जी और इस जी में कंफ्यूज मत होना, ये ग्राम के लिए है और ये ग्रेविटी के लिए है, ठीक है। तो जब हमने ग्रेविटी की वैल्यू नहीं रखी है तो आंसर किस में आएगा बताओ, ग्राम फोर्स में आएगा ना। समझते हो ये बात? तो 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये सब रफ में करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। 0.3 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक गिनती थी, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा, 30 ग्राम फोर्स। ऐसे इसका भी वज़न निकाल लेंगे, वज़न का फॉर्मूला सेम लगेगा, वेट इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी। हम मास को कैसे निकालते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा के। डेंसिटी यहाँ पे 8.9 है, वॉल्यूम 100 है, जी की जगह जी ही रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 890 ग्राम फोर्स। ये तो कर लोगे ना, नहीं कर पाते तो देख लो, पॉइंट हटाएंगे नीचे एक ज़ीरो बढ़ेगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 89 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 890 ग्राम फोर्स आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका वेट कितना आ गया, बॉल बी का 890 ग्राम फोर्स। अब समझना बेटा। अच्छा ये बताओ कौन सा फ्लोट करेगा और कौन सा सिंक करेगा। दोनों ही केस में अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, 100 ग्राम फोर्स। यहाँ पर वज़न कितना है, 30 ग्राम फोर्स है। जब अपथ्रस्ट, समझ लो मेरी बात, जब ऊपर के साइड 100 ग्राम फोर्स लग रहा है और वज़न आपका सिर्फ 30 ग्राम फोर्स है, तो जाहिर सी बात है बॉडी आपकी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो ए आपका क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन एक चीज़ और समझना, फ्लोट करते वक्त इस पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो 100 ग्राम फोर्स नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 ग्राम फोर्स अपथ्रस्ट लगा दिया तो आपकी बॉडी को वाटर सरफेस से वो उड़ा देगा, फ्लोट नहीं होने देगा, ऊपर की साइड फेंक देगा आसमान की तरफ। तो फ्लोट करते वक्त जो ए पर अपथ्रस्ट लगेगा ना, वो इसके वज़न के बराबर लगेगा। फ्लोट करेगा और अपथ्रस्ट वाइल फ्लोटिंग, यानी फ्लोटिंग के दौरान अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 30 ग्राम फोर्स का। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ओवरऑल तो आपका 100 ग्राम फोर्स लग रहा है, लेकिन फ्लोट करते वक्त 30 ग्राम फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर 100 ग्राम फोर्स पूरा का पूरा लग गया ना तो आपकी बॉडी का वजन ही है 30 ग्राम फोर्स, वो उड़ा देगा बॉडी को, ऊपर की साइड फेंक देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करता है, फ्लोट करने देता है। अब यहाँ पे क्या है देखो, अपथ्रस्ट आपका 100 ग्राम फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट आपका 100 ग्राम फोर्स लग रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का वज़न 890 ग्राम फोर्स है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो बॉडी क्या होगी आपकी, सिंक हो जाएगी। यहाँ पे सिंक तो हो जाएगी, लेकिन सिंक के दौरान जब बॉडी डूबेगी तो उस पर अपथ्रस्ट कितने का लगेगा, अपथ्रस्ट कितने का लगेगा, 890 का नहीं लगेगा, ठीक है। ये मत रख देना कि वजन के बराबर होता है, अपथ्रस्ट वैल्यू कम है ना तो अपथ्रस्ट इतना ही लगेगा। अपथ्रस्ट कितना लगेगा, 100 ग्राम फोर्स। अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है वजन से तो फ्लोटिंग के दौरान वज़न के बराबर अपथ्रस्ट लगता है, लेकिन अगर कम है तो उतना ही लगेगा, ठीक है ना। समझ में आया अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द मास ऑफ अ ब्लॉक मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल इज 13.5 kg and its volume is 15 into 10 to the power minus 3 meter cube. Calculate the upthrust on the block if it is held fully immersed in water. Okay? समझिएगा बेटा, सॉरी फ़ोन आ गया था, साइलेंट कर दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन देखो इसका, ठीक है। वज़न कितना दिया है, मास कितना दिया है 13.5 kg, मास दिया है तो वेट कितना हो जाएगा, इसी से लिख देते हैं मास से ही, 13.5 kgf हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर वेट दिया रहता तो उसी से मास भी लिख देते, वेट अगर दिया रहता 13.5 kgf तो मास कितना हो जाता, 13.5 हो जाता। क्लियर है। वॉल्यूम कितना है बेटा, 15 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। ओके, आपसे अपथ्रस्ट पूछ रहा है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू में
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में जी। बॉडी का वॉल्यूम कितना दिया है बताओ, 15 इंटू 10⁻³ दिया है, ठीक है। और समझना डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है, देखो यहाँ पे माफ़ करिएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी जो सा लिक्विड इस्तेमाल होगा जिसमें डूबा हुआ है, लिक्विड कौन सा है, वाटर है, वाटर की डेंसिटी दी हुई है 1000 और इंटू में जी की वैल्यू रखेंगे नहीं वरना जो आपका अपथ्रस्ट होगा वो न्यूटन में आएगा, ठीक है। अब देखो 15 इंटू में 10⁻³ को आप लिख सकते हो 1/1000 या 1/10⁻³ इंटू में 1000 ऑलरेडी है यहाँ पे, इंटू में जी हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 15 किलोग्राम फोर्स। क्लियर है अच्छे से, फोर्स आया है यानी अपथ्रस्ट आया है 15 ग्राम फोर्स, आपका वज़न कितना है बॉडी का 13.5 किलोग्राम फोर्स। तो आप ही बताओ बॉडी फ्लोट करेगी या बॉडी सिंक हो जाएगी। जब वज़न आपका कम है और आपका अपथ्रस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे लिखोगे एस, जो आपका वज़न है बॉडी का वो छोटा है अपथ्रस्ट से, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी फ्लोट करेगी, आपकी बॉडी विल फ्लोट, ठीक है। अगर आपका अपथ्रस्ट की वैल्यू कम होती, वज़न ज़्यादा होता, तो बॉडी डूब जाती, सिंक कर जाती। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक वाइल फ्लोटिंग। फ्लोट करने के दौरान अपथ्रस्ट क्या होगा, तो बेटा फ्लोट करने के दौरान अपथ्रस्ट कभी भी टोटल नहीं होता है, बॉडी के वेट के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। तो अपथ्रस्ट वाइल फ्लोटिंग जो होगा ना, अपथ्रस्ट वाइल फ्लोटिंग जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बॉडी के वेट के बराबर, यानी 13.5 किलोग्राम फोर्स। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे क्या कह रहा है। लिखा है अ पीस ऑफ ब्रास वे 175 ग्राम फोर्स इन एयर and 150 gram force when fully immersed in water. The density of the water is 1 gram per centimeter cube. What is the volume of the brass piece? Why does the brass piece weigh less in water? आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। ब्रास के बारे में बात कर रहा है, ब्रास आपका एक एलिमेंट होता है। ब्रास का वज़न एयर में कितना है, 175 ग्राम फोर्स है, ठीक है। ब्रास का वज़न वाटर में कितना है, वाटर में वज़न कितना है बेटा, 150 ग्राम फोर्स है, ठीक है। आपसे वॉल्यूम पूछा है ब्रास पीस का, उससे पहले आपको अपथ्रस्ट पता होना चाहिए। और अपथ्रस्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों के डिफरेंस से। अपथ्रस्ट कह लो या तो लॉस इन वेट, या वज़न में कितना फ़र्क आया है जब आपका ब्रास हवा में था और जब आपका ब्रास वाटर में आया है, उसमें जो फ़र्क आता है ना, लॉस इन वेट, वो आपका अपथ्रस्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा, लॉस इन वेट के बराबर। और लॉस इन वेट कैसे निकलेगा, 175 में से 150 को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा 25 ग्राम फोर्स, ठीक है। अब देखो अपथ्रस्ट को F से हम दिखाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इंटू में G, यही होता है ना। अच्छा कितना है ज़रा बताइए, अपथ्रस्ट है आपका 25, वॉल्यूम आपको पता लगाना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे किस लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है, वाटर का। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है, इंटू में G रख लीजिए, ठीक है। 1 इधर ले जाएंगे तो 25 अपॉन में 21 करेंगे तो 25 ही आएगा, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है अच्छे से। आपसे पूछा था व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस, तो आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड चीज़ क्या पूछ रहा है, व्हाई डज द ब्रास पीस वे लेस इन वाटर। ब्रास पीस का जो वज़न है वो वाटर में कम क्यों हो गया है, हवा में तो 175 ग्राम फोर्स था, वाटर में 150 हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया।
तो ऐसा अपथ्रस्ट की वजह से हो गया, क्योंकि पानी भी ऊपर की साइड एक फोर्स लगाता है जब भी उसके अंदर कोई बॉडी डुबाई जाती है या जब भी उसके ऊपर कोई बॉडी रखी जाती है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ब्रास का वजन पानी में कम इसलिए हुआ है अपथ्रस्ट की वजह से। ठीक है, लिखोगे ड्यू टू अपथ्रस्ट। क्लियर है? और फर्स्ट वाले का आंसर 25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है ज़रा देखिए। लिखा है अ मेटल क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड so as to be completely immersed in a liquid of density 1.2 gram per centimeter cube. Find the tension in the thread. Student, ये one of the most conceptual और one of the most important question है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5A का। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आसान है, टफ नहीं है, आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा आपका बिल्ड हो जाएगा। अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेगा ना, वो इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम सभी क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि इसमें सबका निचोड़ है। अब देखो होगा कैसे। पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। थ्रेड में टेंशन कितना होगा? तो पहले थोड़ा क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखो। इसको थोड़ा डायग्राम के जरिए समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक जगह से आपका एक मेटल ब्लॉक लटका हुआ है। ये मेटल ब्लॉक है आपका। ठीक है, और मेटल ब्लॉक किसके अंदर है? पानी के अंदर है। ऐसे ठीक है, मान लो कहीं तक पानी भरा होगा यहाँ तक। ठीक है, तो कह रहा है इस रस्सी में, अब जाहिर सी बात है मेटल का वजन नीचे की साइड एक्ट कर रहा है, तो इस रस्सी में टेंशन कितना लगेगा? टेंशन हमेशा ऊपर की साइड लगता है। यानी अगर कोई भी चीज़ रस्सी से लटकी हुई होती है ना, तो रस्सी जो है, एक रस्सी में एक टेंशन, एक बल प्रोड्यूस होता है, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है ऊपर के साइड, उसी को कहते हैं टेंशन। इसको क्या कहते हैं? टेंशन। जो आप टेंशन लेते हो वो वाला नहीं, जो रस्सी अपनी तरफ फोर्स लगाती है ताकि वो चीज़ों को बैलेंस करके रख सके, उसको कहते हैं टेंशन। उस फोर्स को कहते हैं टेंशन। क्लियर है अच्छे से? अब देखो, अभी जो टेंशन होगा ना, ये इस मेटल ब्लॉक के वेट के बराबर होगा, जो कि इस मेटल ब्लॉक का लिक्विड में होगा। एक बार फिर से, ये जो टेंशन होगा ना, ये वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड के बराबर होगा। ये डायरेक्ट वेट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अभी बॉडी तो लिक्विड, आपकी जो ये मेटल ब्लॉक है वो तो लिक्विड में है। तो जो टेंशन होगा वो इस मेटल ब्लॉक के वज़न के बराबर होगा। कौन सा वज़न? जो कि लिक्विड के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो चाहे तो कि टेंशन जो होगा, टेंशन किस में? टेंशन इन थ्रेड, टेंशन इन थ्रेड विल बी इक्वल टू मेटल क्यूब वेट। मेटल क्यूब के वेट के बराबर, वो भी मेटल क्यूब का वेट कहाँ? वाटर में या लिक्विड में कह सकते हो। ठीक है, यानी हमें मेटल क्यूब का वेट वाटर के अंदर पता लगाना पड़ेगा, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, मेटल क्यूब का वेट वाटर के अंदर पता कैसे चलेगा? देख लो ज़रा। ठीक है, मेटल क्यूब वेट, ठीक है, इन वाटर कैसे पता चलेगा बताओ? मेटल क्यूब वेट जो एयर में होगा ना, मेटल क्यूब वेट इन एयर जो होगा, उसमें से आप माइनस कर दोगे अपथ्रस्ट। समझ रहे हो? यानी आपको टेंशन इन थ्रेड निकालना था। टेंशन इन थ्रेड निकालने के लिए आपको मेटल के क्यूब का वेट निकालना पड़ेगा वाटर के अंदर। मेटल के क्यूब का वेट वाटर के अंदर कैसे निकलेगा? मेटल के क्यूब का वेट एयर में जितना होगा उसमें से माइनस कर देंगे अपथ्रस्ट। अब इसको अलग निकालना है, इसको अलग निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अपथ्रस्ट कैसे निकलेगा। अपथ्रस्ट कैसे निकलेगा? अपथ्रस्ट को आप एफ से दिखाते हो। ठीक है, एफ होता है आपका वॉल्यूम ऑफ बॉडी या वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब कह लो, इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनटू में जी। ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है, यानी सब जी की वैल्यू रखना है। अब जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना है?
अच्छा, वॉल्यूम के लिए आपको जो है इस मेटल क्यूब की एज दी हुई थी। मेटल क्यूब की एज कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। और मेटल क्यूब आपका किस शेप का है? जब मेटल क्यूब बोल दिए तो जाहिर सी बात है क्यूब शेप का ही होगा। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है? जो भी साइड दी रहती है ना उसका पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। यानी 5/100 हो जाएगा, इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ और समझना, ये 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसको उठा करके बस 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? इसको उठा करके 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कर दो। 1.2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। और जी की वैल्यू कितनी है? 10 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है आपको। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 125 अपॉन में 100 की पावर 3 करेंगे तो 1 लिखेंगे और 6 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1.2 इंटू में 1000 हो गया, इंटू में 10 हो गया। ठीक है, अब देखो कितना ज़ीरो जा रहा है? 1 0 3 0 4 0 4 0, यहाँ भी खल्लास कर दो आप। ठीक है, और समझो उसके बाद पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक गिनती थे नीचे 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 1 0 2 0 3 0 हो गया। ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई किसको करोगे बेटा? यहाँ पे 125 बचा है और 12 बचा है, तो 125 को 12 से मल्टीप्लाई करा दो। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1500। नीचे कितने ज़ीरो हैं? 1 0 2 0, यहाँ पे 3 0, तो 1 लगा के 3 0 लिख दोगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। 15 अपॉन में 10 है, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे। आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 न्यूटन। यानी अब थ्रस्ट की वैल्यू तो आ गई 1.5 न्यूटन। अब आपको क्या पता करना है? मेटल क्यूब का वेट, वो भी एयर में, यानी आपको वेट पता करना है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? दिखाई दे रहा है ना, मास इनटू में ग्रेविटी होता है। ठीक है, अब देखो मेटल क्यूब का आपको मास तो नहीं पता है, मास नहीं पता है, मैं जान रहा हूँ कि आपको मास नहीं पता है, लेकिन और कुछ तो पता है। देखो कैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम करके। डेंसिटी भी आपको दी हुई है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ठीक है ना, यहीं भी कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, यानी कि मैं बताता चला जाऊँ दिखाई ना दे। दिखाई तो दे रहा है बेटा। मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। डेंसिटी कितनी है बेटा? डेंसिटी कितनी है आपके मटेरियल की, आपके मेटल की? देखो दिया हुआ है 9। ठीक है, अब देखो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, एक बात ध्यान रखना। तो इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इनटू में, अब देखो डेंसिटी लिख लिया आपने। वॉल्यूम कितना दिया था इसका? वॉल्यूम दिया था 5 अपॉन में 100 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 125। 100 की पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यही आएगा ना? अरे यही तो आएगा। ठीक है, इनटू में जी की वैल्यू कितनी दी थी? 10 दी है, तो 10 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, कितना ज़ीरो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 6 4 यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब देखो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 125 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, देखो आंसर कितना आएगा। पीछे से दो गिनती के बाद पॉइंट लगा देना। आंसर कितना है यहाँ पे? 1125 अपॉन में 100, पीछे से दो गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 11.25 न्यूटन। ठीक है, अब देखो आपका मेटल क्यूब वेट इन एयर भी आ गया, आपका थ्रस्ट भी आ गया, दोनों को माइनस कर दो, आपको ये पता चल जाएगा।
ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? मेटल क्यूब वेट इन एयर कितना आया है? 11.25 आया है। इसमें से माइनस कर दोगे आप अपथ्रस्ट जो कि आया था 1.5। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 गिनती है, पॉइंट के बाद 1 गिनती है, तो चलिए 1 गिनती हमने और बढ़ा दिया। अब माइनस कर लो, 5 में से 0 जाएगा बचेगा 5, ये 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9, तो आंसर आ जाएगा 9.75 न्यूटन। तो जो टेंशन होगा ना थ्रेड में, वो मेटल क्यूब वेट इन वाटर के बराबर होगा, और मेटल क्यूब वेट इन वाटर कितना आ गया है? 9.75 न्यूटन। यानी जो टेंशन होगा थ्रेड में आपकी रस्सी में, वो भी कितना आ जाएगा? 9.75 न्यूटन। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन का कॉन्सेप्ट एक एडिशनल था। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, लिखा है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर विद इट्स डायमेंशन 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, कैलकुलेट द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। बायंट फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट की बात कर रहा है। अपथ्रस्ट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एफ से, क्योंकि एक तरीके का फोर्स ही है। फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू में जी। वॉल्यूम कितना है? डायमेंशन दिया है, ठीक है, 50 50 50, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे क्योंकि एसआई यूनिट में रहे। मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे कि एसआई यूनिट में रहे, एसआई यूनिट में तो है नहीं। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो हर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से डिवाइड करा के। ठीक है, ठीक है, इसके बाद समझना लिक्विड कौन सा है? वाटर है। रो क्या होगा आपका? डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, या तो कह लो डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? इसको सही से लिख लो। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। ओके, अब देखो 102030 102030 कट गया, 102030 102030। आपको बेसिकली क्या करना है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 को 5 से कराएंगे 125 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे आप 9.8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1225 न्यूटन। 1225 न्यूटन। ये आपका अब थ्रस्ट आ गया, आपसे क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ रहा था, समझ रहे हो? अगर कुछ एडिशनल चीज़ें लिखनी है तो यहाँ पे लिख सकते हो। आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर जो मैंने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की बात करता तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये वैसे चीज़ें बार बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता दिया। ठीक है, और जी की वैल्यू हमको दिया हुआ था कि ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और मेरे ख्याल से ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी। देखो क्या लिखा है, अ बॉडी ऑफ मास 3.5 kg डिस्प्लेसेस 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर when fully immersed inside it. Calculate the volume of the body, the upthrust on the body and the apparent weight of the body in water. आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, बॉडी का वेट कितना दिया है, या बॉडी का मास? बॉडी का मास कितना दिया है? 3.5 kg दिया है, ठीक है ना? अच्छा, समझते चलना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझते चलो, क्या हो जाएगा। अगर बॉडी का मास इतना दिया है तो बॉडी का वेट आप क्या लिख सकते हो? अगर बॉडी का मास इतना दिया है तो बॉडी का वेट क्या लिख सकते हो? 3.5 kgf लिख सकते हो ना, ये तो मैं बता चुका हूँ। अगर ग्राम में दिया रहता तो ग्राम फोर्स लिख देते, किलोग्राम में दिया है तो किलोग्राम फोर्स लिख दिया। ठीक है, अच्छा, आपसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। आपने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है ना?
अब आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को थोड़ा सा दोहराइए। जब भी कोई बॉडी फुली इमर्स हो जाएगी, जब भी कोई बॉडी फुली इमर्स हो जाएगी यानी पूरी तरीके से डूब जाएगी पानी के अंदर, तो उसका वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? बॉडी के डूबने की वजह से जितना पानी आपका डिस्प्लेस हुआ है अपनी जगह से, उस पानी का जितना वॉल्यूम होगा वही तो बॉडी का वॉल्यूम होगा, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से डूब गई है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बॉडी के डूबने की वजह से वहाँ से जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, उस पानी का जो वॉल्यूम होगा वही तो असल में उस बॉडी का वॉल्यूम होगा जो पूरी तरीके से डूब गई थी। यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? जितना भी पानी वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पे कितना आ गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट चीज़ देखिए, अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। बॉडी पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा? बॉडी पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा, ठीक है, समझना। बॉडी का अपथ्रस्ट कैसे निकालते कैसे हैं? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है, ये तो आप जानते होंगे, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? वी यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इनटू में रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इनटू में जी। वी कितना है? वॉल्यूम 1000 है, ठीक है। रो कितना है? यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड यहाँ पे वाटर इस्तेमाल किया गया है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है। 1 क्यों लिया है? क्योंकि सर वॉल्यूम आपने सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। अगर मीटर क्यूब में लेते तो डेंसिटी कितनी लेते? 1000 kg पर मीटर क्यूब लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपकी जो डेंसिटी होगी ना वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी, इस वजह से 1 लिया है। इनटू में जी लिख दो, आंसर कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम फोर्स। अब ग्राम फोर्स को अगर किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है तो इस 1000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? किलोग्राम फोर्स में आ जाएगा। आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब थ्रस्ट कितना हो गया बॉडी पे? 1 किलोग्राम फोर्स में 1 किलोग्राम फोर्स हो गया। थर्ड चीज़ क्या है? द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, यानी बॉडी का वाटर के अंदर वज़न कितना है, ठीक है ना। बॉडी वेट कहाँ पे? वाटर में। ये कैसे पता चलेगा बताओ? ये पता चलेगा बॉडी का वेट जो कि एयर में होगा माइनस में अप थ्रस्ट। ऐसे ही तो पता चलता है ना, ये चीज़ें तो कई बार बता चुका हूँ आपको। बॉडी का वेट हवा में कितना है? 3.5 kgf है, माइनस में अप थ्रस्ट कितना आया है? 1 kgf आया है। दोनों को माइनस कर लेंगे, आंसर कितना आएगा? 2.5 kgf। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1000 आ गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 kgf आ गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 2.5 kgf आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।